हमें नोट्स का क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्सप्लेन करो फाइनल प्रोडक्ट मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। मीन्स फाइनल प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम कैसे एस्टिमेट की जाती है, ये सारा एक्सप्लेन करना है। देखो बेटा, इसमें आपको क्या समझना है, ध्यान से समझना है। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये एक कंट्री है, से इंडिया, और ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया के अंदर बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है ना। लेकिन हमें कौन से लेने हैं, केवल और केवल फाइनल गुड्स लेने हैं। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब इंटरमीडिएट वाले नहीं लेने, केवल फाइनल लेने हैं। और फाइनल आप जानते हो ना कौन से होते हैं, वो या तो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किए जाते हैं और या फिर कंजम्पशन के लिए होते हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है ना, 1 ईयर के अंदर, उसकी जो मनी वैल्यू है, इनकी मनी वैल्यू सपोज 100 रुपीज है। ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम। ये हमारी डोमेस्टिक इनकम आ गई। यानी कि डोमेस्टिक इनकम का मतलब हुआ विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो कि नॉर्मली 1 ईयर का होता है, उसमें जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं उनकी मनी वैल्यू क्या कहलाती है बेटा, डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक इनकम में हम क्या करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये आपने न्यूमेरिकल्स में भी समझा था। तो डोमेस्टिक इनकम में जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, नेशनल इनकम। ये हमारा नेशनल इनकम आ जाता है। इस मेथड को कहा जाता है फाइनल प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, मतलब इसमें इंटरमीडिएट गुड्स को और इंटरमीडिएट सर्विसेज को कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है, क्या ये वाला मेथड रिलायबल है, मतलब इस मेथड पे क्या हम फेथ कर सकते हैं। मतलब आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। इज दिस मेथड is reliable, is this method reliable। रिलायबल का मतलब है कि हम इस मेथड पे फेथ कर सकते हैं। तो देखो बेटा, इसकी अगर हम रिलायबिलिटी की बात करें, रिलायबिलिटी, तो हम कहेंगे नो, दिस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज नॉट रिलायबल। मतलब इससे जो हमारा आंसर आता है कैलकुलेशन हो के बाद, वो आंसर नेशनल इनकम रॉन्ग आती है। क्यों आती है रॉन्ग, एक एग्जांपल से समझो। को बहुत ध्यान से समझना। सपोज बेटा एक कंट्री में कुछ प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, और वो प्रोड्यूसर है सपोज मिस्टर ए, बी और सी। ठीक है। अब ए कौन है, ए फार्मिंग करता है बेटा, फार्मर है ये। ठीक है। और बी कौन है, बी सपोज शुगर मिल है। और सी कौन है, सी सपोज स्वीट्स मेकर है। ठीक है। अच्छा, इनका जो आउटपुट होगा, इनका आउटपुट वो क्या होगा। अब बता सकते हो कि फार्मर ने सपोज शुगर केन प्रोड्यूस की है और शुगर मिल ने उस शुगर केन से क्या बना दी, शुगर बना दी। और स्वीट्स मेकर ने इसी शुगर को यूज करते हुए क्या बना दिया, स्वीट्स बना दी। ठीक है।
अब ये जो आउटपुट है इनका कुछ ना कुछ वैल्यू तो रहा होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट कुछ तो रहा होगा ना। सपोज शुगर केन का आउटपुट जो हुआ, इसका जो वैल्यू है, वैल्यू मतलब मनी कितने रुपए कितने वैल्यू की है, सपोज 100 रुपीज की है, और फार्मर ने अपना शुगर केन शुगर मिल को सेल कर दिया। शुगर मिल ने इस 100 रुपीज के शुगर केन को यूज करके 150 रुपीज की शुगर बना ली, ठीक है। और शुगर मिल ने शुगर स्वीट्स मेकर को सेल कर दी। स्वीट्स मेकर ने इसी शुगर को यूज करते हुए सपोज 225 रुपीज के स्वीट्स बना लिए, और ये स्वीट्स लोगों ने कंज्यूम कर लिए। समझ गए। अब एक बता सकते हो बेटा इनकम कितनी हुई होगी इनको, फार्मर को कितनी इनकम हुई होगी। फार्मर ने कहीं से कुछ खरीदा तो नहीं है इस एग्जांपल में। वैसे तो फार्मर्स बहुत सारे एक्सपेंस करते हैं, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, लेकिन हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंगली फार्मर ने कहीं कुछ खर्च तो नहीं किया। तो फार्मर की इनकम कितनी है, 100 रुपीज। अच्छा, शुगर मिल की इनकम कितनी होगी बता सकते हो क्या? 150 सारी इनकम है। शुगर मिल ने तो बेटा 100 रुपीज के पहले शुगर केन खरीदे हैं, खर्च किए हैं इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली। तो शुगर मिल के हाथ में कितने पैसे आए होंगे, इनकम कितनी हुई होगी 50। और स्वीट्स मेकर की इनकम कितनी हुई होगी फिर 150 के, अगर उन्होंने शुगर खरीदे और उससे 225 की स्वीट्स बना दी, तो इनकी इनकम कितनी हुई 75, ठीक है ना। टोटल इनकम कितनी होगी बताओ, तीनों को ऐड कर दो, ये हो गई 225। और चेक करो ये जो टोटल इनकम हुई है ये किसके इक्वल है, स्वीट्स जो कि फाइनल गुड्स था हमारे एग्जांपल में, इसके इक्वल है। समझ रहे हो हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंगली स्वीट्स क्या है, एक फाइनल गुड है, और फाइनल गुड के बराबर ही इनकम इंक्लूड हुई है। जबकि शुगर केन और शुगर ये कौन से गुड्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं। समझ गए, इतनी बात समझ में आ रही मेरी बेटा। शुगर केन और शुगर ये तो इंटरमीडिएट गुड्स है ना, क्योंकि अभी इनमें फर्दर प्रोसेस होना बाकी है। अब पता क्या होता है फाइनल प्रोडक्ट मेथड में, आप सोचो कि आपको ही काम दे दिया गया कि आप प्रोड्यूसर्स के पास जा जाके पूछो कि भाई आपने क्या प्रोड्यूस किया। सपोज आप फार्मर के पास गए, मिस्टर ए के पास, और आपने उनसे पूछा फार्मर से कि भाई आपने क्या प्रोड्यूस किया। इन्होंने आपको बताया कि भाई हमने तो शुगर केन प्रोड्यूस किया है जो कि 100 रुपीज का है। आपने फिर फार्मर से पूछा बताओ आपका जो गुड है वो इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड है, तो बताओ क्या आंसर होगा फार्मर का। भाई फार्मर के लिए तो उसका गुड फाइनल है ना, फार्मर ने तो उससे कुछ नहीं बनाना। समझ रहे हो। तो ये फार्मर क्या बोल देगा आपको, ये फार्मर या कल्टीवेटर बोलेगा कि भी उसने फाइनल गुड प्रोड्यूस किया है, जबकि है वो इंटरमीडिएट। हालांकि उसने जानबूझ के झूठ नहीं बोला क्योंकि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो फाइनल गुड ही था। फिर आप क्या करोगे, इसको फाइनल गुड मान लोगे इसकी बात पे विश्वास करके, है ना, इसको ऐड कर लोगे। उसके बाद आप जाओगे शुगर मिल के पास, शुगर मिल से पूछोगे भाई आपने क्या प्रोड्यूस किया। शुगर मिल ने आपको बताया भी शुगर प्रोड्यूस किया है। आपने पूछा कि ये शुगर जो आपने प्रोड्यूस किया ये फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट है। अब बताओ शुगर मिल का आंसर क्या होगा। शुगर मिल के लिए तो उसका शुगर फाइनल गुड है, उसने तो कुछ करना नहीं है। तो शुगर मिल ने भी आपको बोला कि भी फाइनल गुड्स ही प्रोड्यूस किया है, आपने इसकी बात पे भी फेथ किया, इसको भी कंसिडर कर लिया। फिर आप गए स्वीट्स मेकर, वो भी फाइनल गुड ही बोलेंगे। तो आप सबको ऐड कर दोगे तो इनकम कितनी आ जाएगी बताओ, 475 इनकम आ जाएगी। जबकि एक्चुअल में इनकम कितनी हुई है, केवल 225। समझ रहे हो। तो इसलिए ये कहा जाता है कि फाइनल प्रोडक्ट मेथड रिलायबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें फाइनल गुड्स के साथ साथ इंटरमीडिएट गुड्स भी इंक्लूड होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है, क्योंकि हर प्रोड्यूसर अपने गुड को फाइनल गुड ही मान के चलता है, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो फाइनल गुड्स हैं भी। समझ गए। अच्छा, तो जब फाइनल के साथ साथ इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू भी इंक्लूड हो गई, तो इससे जो इनकम का कैलकुलेशन आया वो एक्चुअल से कई ज्यादा आ गया, है ना। और इसी को नाम दिया जाता है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। समझ गए। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 25 भी हमने साथ ही कर लिया। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 24 किया है। अब ध्यान से इसको एक बार रीड कर लो। क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्लेन फाइनल प्रोडक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, हाउ फार इज इट रिलायबल।
ध्यान ध्यान से पढ़ लो, कोई डाउट आता है तो बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। और डबल काउंटिंग आपको मैंने बताया है कि जब हम फाइनल प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट के साथ साथ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की वैल्यू भी इंक्लूड हो जाती है, जिसे कहा जाता है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ध्यान ध्यान से इसे रीड कर लीजिए। अब बेटा डन, कोई डाउट तो नहीं किसी को। ये भी पेज रीड कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अवॉइडिंग डबल काउंटिंग। देखो बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर हम डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमारा नेशनल इनकम कितना है, हमें मतलब गवर्नमेंट को। और जब नेशनल इनकम का पता ही नहीं लगेगा एक्चुअल में नेशनल इनकम कितनी है, तो फिर फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए कोई प्लानिंग करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। समझ रहे हो ना। तो ग्रोथ करने के लिए जरूरी है कि हमें पता तो कि हमारा नेशनल इनकम कितना है, और नेशनल इनकम एक्यूरेट तभी हम पता लगा सकते हैं जब डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम्स को हम खत्म कर दें। क्लियर। हम बेटा भी रीड कर लीजिए। स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 27। कोई दिक्कत तो नहीं अभी 26 में। ठीक है, 27 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें वो कह रहा है कि एक्सप्लेन करो वैल्यू एडेड मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। देखो बहुत ध्यान से समझना, इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं। हम 5 स्टेप्स में नेशनल इनकम एस्टिमेट करेंगे वैल्यू एडेड मेथड में। और आपने वैल्यू एडेड मेथड न्यूमेरिकल में भी किया था, आपको ध्यान होगा। देखो इसमें ना हमारा स्टेप 1 क्या होगा। स्टेप 1, जैसे कोई कंट्री है, से ये एक कंट्री है इंडिया, और ये इसके डोमेस्टिक टेरिटरी है ना। हम अब्रॉड की भी बात नहीं कर रहे। डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, बताओ कितने होंगे। 10-20 प्रोड्यूसर्स होंगे, लाखों करोड़ों प्रोड्यूसर्स होंगे, है ना। हमें सबसे पहले काम क्या करना है, उन लाखों करोड़ों प्रोड्यूसर्स को आइडेंटिफाई करना है। समझ गए, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेना है। और क्योंकि ये करोड़ों प्रोड्यूसर्स हैं, लाखों बहुत बड़ी संख्या में है, तो क्लास आइडेंटिफाई करने के बाद इनको 3 पार्ट्स में हमें डिवाइड कर देना है। पहला प्राइमरी सेक्टर के प्रोड्यूसर्स, फिर सेकेंडरी सेक्टर के प्रोड्यूसर्स, और फिर तीसरा कौन सा होता है, सर्विस या टर्शरी सेक्टर के प्रोड्यूसर्स। और प्राइमरी सेक्टर आप जानते ही हो, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा होता है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, सारी फैक्ट्रीज वो सब आ जाती हैं। और टर्शरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर आ जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। ये हमने कर दिया काम, फर्स्ट स्टेप हो गया। क्लियर। नाउ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है हमने, जो भी इनका वो था ना, जैसे इस प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर का हम एस्टिमेट कर लेंगे ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। ठीक है। और ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस कैसे एस्टिमेट किया जाता था, आपको ध्यान होगा।
ये आप निकालते थे सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, न्यूमेरिकल्स में किया था ना ये फॉर्मूला। और सेल डोमेस्टिक भी हो सकती है और एक्सपोर्ट सेल भी हो सकती है। तो सेल और चेंज इन स्टॉक को ऐड करके हम निकाल लेते थे ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर 3 में हम एस्टिमेट करते हैं नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, इसे एस्टिमेट किया जाता है। और इसे कैसे एस्टिमेट करते हैं, इसको एस्टिमेट करने के लिए सेकंड स्टेप की हेल्प ली जाती है। सेकंड स्टेप में हमने क्या निकाला था, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस निकाला था। अब फॉर्मूला लगा दो, आप न्यूमेरिकल में पहले ही कर चुके हो। बताओ क्या होता है, नेट इक्वल टू ग्रॉस माइनस क्या करते थे, डेप्रिसिएशन, फिर ये वैल्यू एडेड है और यहाँ वैल्यू ऑफ आउटपुट है, क्या करते थे, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करते थे ना। और यहाँ फैक्टर कॉस्ट है और दूसरी तरफ मार्केट प्राइस है, क्या करते थे यहाँ पे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। समझ गए। तो थर्ड स्टेप में हमने नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट कर लिया। और ये NVAT-FC, इसी का नाम होता है डोमेस्टिक इनकम, इसी को तो डोमेस्टिक इनकम कहा जाता है। इसके बाद स्टेप नंबर 4 आता था हमारा, इसमें हम एस्टिमेट करते थे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है, इसे एस्टिमेट किया जाता है। समझ रहे हो। फिर लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हैं। कैसे करते हैं, ये जो डोमेस्टिक इनकम आया था ना हमारा एज पर स्टेप नंबर 3, और जो NFIA आया था स्टेप नंबर 4 के अकॉर्डिंगली, दोनों को ऐड कर देते हैं। और ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, नेशनल इनकम। ये मेथड होता है। समझ गए बेटा, इसे आप नोट भी कर लीजिए। ये आंसर भी आप एक बार रीड कर लीजिए। अभी मैंने जो किया है 27। हाँ जी बेटा, ये भी रीड कर लो ध्यान ध्यान से। कुछ कर लो चैप्टर प्रैक्टिस करा। ये पेज भी रीड कर लो। नो क्वेश्चन नंबर 28। देखो, जब हम प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हैं तो हमें कुछ है ना प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। ठीक है, अलर्ट रहना पड़ता है। और अगर हम वो प्रिकॉशंस नहीं रखेंगे तो हमारा एस्टिमेशन गलत हो सकते हैं, नेशनल इनकम रॉन्ग आ सकती है। अब वो प्रिकॉशंस कौन कौन से रखने हैं, बहुत ध्यान ध्यान से समझना है। देखो, पहली चीज तो है कि नेशनल इनकम में केवल और केवल वही एक्टिविटी या वही नाम इंक्लूड किया जाएगा जब कंट्री के अंदर करंट ईयर में प्रोडक्शन हुआ है। समझ गए, करंट ईयर में प्रोडक्शन हुआ है। और
वो लीगल है, इलीगल नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें दो तरह के प्रिकॉशंस हैं। एक तो है कुछ खास ट्रांजैक्शंस है उन्हें हम इंक्लूड करेंगे। पहली चीज, बहुत सारे प्रोड्यूसर स्पेशली फार्मिंग सेक्टर में होता है, वो अपनी प्रोड्यूस का एक पार्ट सेल्फ एंड फैमिली कंजम्पशन के लिए अपने घर में रख लेते हैं, है ना, बेचते नहीं। लेकिन आप सोचो कंट्री में प्रोडक्शन हुआ या नहीं हुआ, प्रोडक्शन तो हुआ है, तो उसकी मनी वैल्यू को भी हमें नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है। सेकेंड थिंग, बहुत सारे लोग होते हैं अपना मकान किराए पे नहीं देते बल्कि खुद यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अगर वो खुद यूज कर रहे हैं तो बेटा आप बात सोच के देखो, क्या उनके मकान की कोई रेंटल वैल्यू नहीं है? बेशक मिल रहे या नहीं मिल रहे ये मत सोचो, मकान का क्या फ्री का हो गया? वो मकान की कुछ ना कुछ तो रेंटल वैल्यू है ना। तो उसका जो इम्प्यूटेड रेंट है उसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, और ये आपने न्यूमेरिकल्स में भी समझा था ये बातें। फिर कई बार क्या होता है, कुछ बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स स्पेशली कंट्री की गवर्नमेंट या बड़ी बड़ी कंपनियां या हाउस होल्ड्स भी कई बार अपने फिक्स एसेट्स अपने आप ही बना लेते हैं, किसी दूसरे से नहीं बनवाते। लेकिन अपने आप बनाए या दूसरे से बनवाए फर्क क्या पड़ता है, कंट्री में तो प्रोडक्शन हुआ है ना, तो उनकी जो मनी वैल्यू है उसे हम इंक्लूड करेंगे, समझ गए। हाँ, लेकिन कुछ खास ट्रांजैक्शंस को हमें इंक्लूड नहीं करना, एक्सक्लूड रखना है। कौन सी चीज है? सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। अब सोचो कंट्री में एक आदमी ने अपनी पुरानी कार किसी दूसरे को बेच दी, तो क्या कंट्री में कोई प्रोडक्शन हो गया? कार तो पहले भी कंट्री में थी, अभी भी है ना। तो इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर बहुत सारे लोग शेयर्स वगैरह खरीदते बेचते हैं, समझ रहे हो? शेयर सुना होगा आपने, कंपनीज के होते हैं शेयर्स, डिबेंचर, सिक्योरिटीज वगैरह। तो क्या इससे कोई प्रोडक्शन हो रहा है कंट्री में? ये तो केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, तो इसे भी इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर बहुत सारे लोग होते हैं इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, जैसे ब्लैक मार्केटिंग, स्मगलिंग एक्सेट्रा, तो उनसे इनकम कमाते हैं बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन क्योंकि ये इलीगल एक्टिविटीज है तो इनको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। क्लियर? रीड कर लीजिए, ध्यान ध्यान से रीड कर लो सारा पेज। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 29th। नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से कम कब हो सकती है, बता सकते हैं बेटा? आपने क्या पढ़ा था, नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम होता है डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA, है ना। अब अगर NFIA नेगेटिव है, माइनस में है, तो फिर क्या होगा? नेशनल इनकम कम हो जाएगी, ये ज्यादा रहेगी, कम होगी फिर। तो इफ NFIA इज नेगेटिव देन नेशनल इनकम विल बी लेस एज कंपेयर टू डोमेस्टिक इनकम। अच्छा, अगर NFIA जीरो है फिर क्या होगा? सोचो, अगर NFIA जीरो हो गया मान लो, तो फिर तो NI और DI इक्वल होंगे, और अगर NFIA पॉजिटिव है फिर नेशनल इनकम ज्यादा होगी डोमेस्टिक इनकम से। क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31। आप ये बताओ, जैसे इंडिया की मैं बात करूं, बहुत सारे मशीन्स और सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करती है इंडिया, दूसरे कंट्रीज में करती है ना। तो इंडिया ने जो एक्सपोर्ट्स किए, क्या वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट है या नहीं? सोचो भाई, अगर हम कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे देशों को बेच रहे हैं, तो हमें प्रोड्यूस तो कंट्री में करना पड़ेगा, तभी तो एक्सपोर्ट करेंगे।
तो एक्सपोर्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट होता है। ठीक है, आप खुद से सोचो, आप अगर कुछ दूसरे कंट्रीज को बेचना चाहते हो, एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो कब पॉसिबल है वो? जब आपने उनका प्रोडक्शन किया है। क्लियर? रीड कर लीजिए इसका आंसर पूरा।